बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। अगर आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछें कि भाई आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि जनाब कोई मेरा सियासत सबसे बड़ा मसला है या मेरा कोई बहुत बड़ा कोई सोशल प्रॉब्लम है। अक्सर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो कोई मुआशी मसला होता है, उनकी इकॉनमी का मसला होता है। और अक्सर पाकिस्तानी जो हैं उनका जो बजट है उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। बजट हर किसी का जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो आज हम आपकी और अपने पाकिस्तान की जो मुएशत है उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ज़ाना जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी। हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त एक तो अपने बारे में और पाकिस्तान के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद है। और 30 जून करीब है और हर पाकिस्तानी जो है वो सोच रहा है कि ये पिछले एक साल में इतने हुकूमत ने फ़ैसले किए, इतना हम पे बोझ डाला IMF को खुश करने के लिए। IMF खुश ही नहीं होती, ये करना क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अहमद बीर साहब, एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बिल्कुल था और है। ऑल्दो के जो प्रोजेक्शन है कि आगे कमी आएगी, और आपको याद होगा कि 2017 में ये फूड इन्फ्लेशन 2% थी और CPI जो थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल इन्फ्लेशन, वो 4% थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो CPI है ये 29% पे रिसेंटली पहुंच गई। और जो हमारे गांव में देहातों में जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी कोई 18%, और जो शहरों में वो 19-20%। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोझ है। ये सारी की सारी जो इसकी वजह है वो बेसिकली एक तो रुपए का जो बेड़ा गर्क हुआ पिछले 4-5 साल में, 104 पे छोड़ा था मियां नवाज शरीफ, मैंने वो वर्चुअली 300 के करीब चला गया, 285-86। फिर उसकी जो महंगाई उसको काबू करने के लिए पॉलिसी रेट ऊपर चला गया। तो ये सारे का सारा फिर हमारे ऊपर जो आपने कोर इशू किया IMF का, तो हमने मीर साहब इनको जो प्रोग्राम 9वां रिव्यू था, आपको याद है 2019 से ये प्रोग्राम हुआ था एक साल एक्सटेंशन के साथ, इसने 30 जून 2023 को ख़त्म होना है। तो हमने जो 9वां रिव्यू था जो कि एंड ऑफ सितंबर 2022 का 22 तक का था, वो हमने उसके टेक्निकल सारी चीज़ें 9 फरवरी को मुकम्मल कर ली थी। जो उनकी टीम आई 3 महीने के डिले से थी, 31 जनवरी को आई थी। उसके बाद आपने सुना होगा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात होती रही कि जी 2 बिलियन, पहले 3 था, फिर वो वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कंफर्म कर दिया कि हमने उनका एक प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया, ये होगा तो वो भी पैसे दे देंगे। तो फिर वो AIIB में कहा तो वो 2 बिलियन रह गया। तो कहते हैं 2 बिलियन आप अरेंज करें अप फ्रंट। हमारा दूसरी तरफ ये था कि जब फरवरी में प्रोजेक्शन हो रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल का कितना होगा, तो वो उस वक्त 7 बिलियन का एक प्रोजेक्शन थी, कैलकुलेशन थी। वो अल्लाह के फजल करम से 11 महीने में वो 2.9 बिलियन पे आ चुका है। ठीक है। और ये अगला महीना भी डालेगा, 4 भी हो तो वो 7 जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो 6 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप था, जिसमें 4 बिलियन की कमिटमेंट उनको मिल गई, 2 कहते थे अरेंज करें, वो अब कम होके श्रिंक होके वो चूँकि 4 हो गया तो 3 बिलियन यहाँ निकाले, तो जो 6 है वो 3 बिलियन की फाइनेंसिंग। ये हमारा उनसे ये आर्गूमेंट चलता रहा। बहरहाल अभी आपने देखा कि हमने बजट पेश कर दिया, क्योंकि मैं ये यही कहता था, फेयरनेस यही इसी में थी कि अब 9वां रिव्यू कर ले। बजट के जब नंबर मांगे तो मैंने कहा 9वां रिव्यू कर ले तो हम 10वां शुरू कर लें, क्योंकि इसके 3 रिव्यू पेंडिंग है, 9, 10, 11 और 30 जून 2023 को इस प्रोग्राम ने बंद हो जाना है। जितना भी रिव्यू पेंडिंग हो गए वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जो फाइनल, मैं आपको ओरिजिनल नंबर मुनासिब नहीं बताऊँ कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो था कि जी 300 बिलियन के आपको जो है वो मेयर्स लेने पड़ेंगे। उसमें बेसिक जो फ़र्क है वो 200 बिलियन का सिंध हुकूमत की जो बजट अनाउंस हुआ है वो डेफिसिट बजट है। हमने जो लिया हुआ है उनकी हमने सरप्लस, जो आपको भी पता है कि सूबों का सरप्लस माइनस होता है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट से पहले जो बजट डेफिसिट होता है उसमें से, तो कंट्री का डेफिसिट वो गिना जाता है। वो कहने लगे कि इनका जो आपने प्रोजेक्ट किया है सरप्लस इतना होगा नहीं, 200 बिलियन वो था। फिर उन्होंने कहा जी कि पेंशन्स की आप हमारे साथ डिटेल वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई 801 पे बिलियन पे आप लेके गए हैं। फिर उनकी अपना बेस्प के हवाले से था कि उसमें कोई थोड़ी सी इंक्रीज़ जो है वो प्रोविज़न की जाए, तो उसमें हमने 16 बिलियन और डाले हैं। तो ये अमाउंट जो मिला के 200 और फिर 40 और फिर 16,
तो ये करीबन 300 बिलियन के मिनिमम वो मांगते थे कि 300 बिलियन के आप मेयर्स लें। हमारी कोशिश थी कि आधा हम अपने अखराजात को कम कर लें जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं, आधा हम जो है वो रेवेन्यू मेयर्स ले लें, लेकिन जो फाइनल हमारा आपस में तय हुआ वो 215 बिलियन के टैक्सेस और 85 बिलियन 85 बिलियन के हम अपने अखराजात कम करेंगे। सारा काम हो चुका है और दोनों साइड से वो उसमें अच्छा, आप 215 उन्होंने 215 अरब के आपने नए टैक्सेस लगा दिए हैं जो संडे को जो बजट अप्रूव हुआ है, तो उसके बाद भी वो खुश नहीं है? नहीं, अब वो हमने तो अब मीट कर लिया ना जी। देखिए वो कोशिश है, देखिए पाकिस्तान को ऑब्वियसली अगर ये रिव्यू होता है तो चूँकि मीर साहब आपको भी पता है कि IMF जो है वो बैनुल-अक़वामी एक किस्म का फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर है, और पिछले 2-3 दिहाइयों से अगर वो नहीं कहता कि जी कंट्री ऑन ट्रैक है, तो आपके साथ दूसरे जितने इदारे हैं, आपका वर्ल्ड बैंक भी इवन उनके जो साथ पार्टनर है वो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, AIIB, वो सारे जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि जी जब तक वो नहीं होगा तो हम नया बिजनेस नहीं करेंगे। हमारा सारा इनफ्लोज रुके हुए इस स्टेल मेट में जो पिछला तो एक ये साल हो जाएगा ना, ये इसमें मामला तय हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ना सिर्फ मामला तय होगा, मैं आपके ज़रिए ये मेरी विश लिस्ट है कि चूँकि 9वां रिव्यू जो है मीर साहब वो 1 बिलियन के रफली आपको मिलने हैं, और जो टोटल जो प्रोग्राम है उसमें अभी 2.6 बिलियन का अमाउंट अभी अनस्पेंट है, यानी हमें अभी नहीं मिला, उन्होंने हमें नहीं दिया। तो चूँकि 10वां रिव्यू नहीं हुआ उस वजह से, तो मेरी कोशिश है, अल्लाह करे मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँ, अगले 1-2 रोज़ बड़े क्रूशल हैं। हमारी कोशिश ये है, और प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है सारी मामलात में, कि कोई हम ऐसा रास्ता निकालें कि हम मज़ीद अपना काम करने के लिए तैयार हैं, हम दिखाने। लेकिन वो एक प्रोग्राम जो तय था जो कि वो 2019 में हुआ, और वो हम भी तैयार थे कि 9वां रिव्यू कर लें, 10वां कर लें, 11वां कर लें, और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो प्रायर एक्शन भी नहीं था। हमने, आपको याद है, हमने एक मिनी बजट भी दिया था, हमने बहुत काम किया उसके लिए। तो वो पॉजिटिव रिएक्शन है, लेकिन जब तक हो ना जाए मैं नहीं कह सकता। 9वां रिव्यू तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तो सेटलमेंट हो जाएगी, उसका क्या कैसे होता है, किस शक्ल में होता है, लेकिन अल्लाह करे कि हम जो बाकी बैलेंस है उसका कोई जो मैं कोशिश मैं और मेरी टीम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपना गाइडेंस में उनको भी साथ लूप में रखा हुआ है। हमारी करीबन डेली रात 6 बजे के बाद मीटिंग्स होती है, बड़ी लंबी, कई रात पिछले 4-5 दिन तो सारी रात हम उनसे डील करें। उनकी सुबह होती है, हमारी शाम शुरू हो जाती है वाशिंगटन में। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी कौम को। मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अब तक जो हमारी कल रात का तक की जो उनसे जो हमारी फाइनल नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, जो कुछ हुआ है, तो उम्मीद है कि हम ये ना सिर्फ 9वां रिव्यू कर लेंगे, हम रास्ता निकाल लेंगे, या ना सिर्फ 9वें रिव्यू को हमें पैसे मिल जाएंगे, हम बैलेंस का कोशिश करेंगे कि हमें वो कोई रास्ता निकले कि पाकिस्तान को पैसे मिलें जी। अच्छा, अब एक पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मुईशत हैं, आप उनको जानते हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। सवाल है जी, कैसर बंगाली साहब का सवाल। मेरा सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से ये है कि जो बुनियादी मसाइल है मईशत का, वो 2 खसारे हैं, बजट का खसारा और बैरूनी तिजारत का खसारा। बजट का खसारा कम करने के लिए ये टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और मईशत उस टैक्स के बोझ की वजह से सुखड़ती जा रही है। क्या अखराजात कम करने का कोई एजेंडा नहीं है हुकूमत का? यार साहब, ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने के लिए कोई मेयर्स लिए हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का और ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका दोनों ही मसाइल हैं। एक आपका बजट डेफिसिट, एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको ट्रेड का खसारा वो फरमा रहे थे। ट्रेड खसारे में से आप अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस अपने पाकिस्तानी डियास्पोरा का निकाल दें तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट दैट्स द फाइनल नंबर। तो हम रुपयों में भी हमारी आमदनी से ज़्यादा हम खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर ज़्यादा यानी कर्ज़े लेने पड़ते हैं रुपयों में, और हम डॉलर्स में भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा खसारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। अब इन दोनों को कैसे हल किया जाए? जो उन्होंने कहा कि क्या अखराजात कम करने की पॉसिबिलिटी है,
देखिए, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, डेट सर्विसिंग, वो फिक्स हैं। और बदकिस्मती से इस मुल्क में पिछले 5 साल में जो कर्जा था वो 25,000 अरब जो 2017 में और 2018 फिस्कल ईयर में था, वो बढ़ के जो पिछली हुकूमत ने छोड़ा तो वो 49,500 अरब पे छोड़ा, तो रफली डबल हो गया। आपका जो एक्सटर्नल डेट था वो उस वक्त 70 अरब डॉलर था, एक्सटर्नल डेट जो प्योर पब्लिक डेट है, लायबिलिटीज़ को नहीं गिनना। और क्योंकि वो आप स्टेट नहीं पे करती, वो जो अदारे हैं, कंपनियां हैं, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को डॉलर तो देने होते हैं, लेकिन एज सच वो पेमेंट यानी हमारा जो स्टेट बैंक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट नंबर 1, उसमें से हम रुपए नहीं देते, वो लोग रुपए जमा कराते। तो 70 अरब डॉलर जो है वो करीबन 100 अरब डॉलर पे इन 5 सालों में एक्सटर्नल डेट चला गया। और अदागियाँ डाल लें तो उस वक्त वो कोई 98 बिलियन थी, दोनों मिला के वो 130 बिलियन पे चली, करीबन 30 बिलियन डॉलर का दोनों में इजाफा हुआ जी। अब आया कि अखराजात, तो इस वजह से आपके मुल्क में जो महंगाई हुई उसकी वजह से आप 14% पे चले गए। वो महंगाई हमारे सामने, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पॉलिसी रेट जो 21% पे चला गया, जो कल 22% गया। ये एक IMF की ये भी एक डिमांड थी जो हमने पूरी की है और इन गुड फेथ की है कि चले अगर एक आध चीज़ है तो वो हमें आड़े नहीं आनी चाहिए हमारे आपस में मुआहदे को, और ताकि एक पॉजिटिव हम आगे चलें। तो ये अखराजात आपके पास डेट सर्विसिंग में या जो सूद की अदायगी आप कर्ज़ों पे करते हैं मीर साहब, उसमें तो नहीं है। और बदकिस्मती से ना सिर्फ रुपयों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप 21% दे रहे हैं, आपको जो एक्सटर्नल जो डॉलर 1-1.5-2% था वो भी अब यानी 5-6%। अच्छा, ये सवाल डॉक्टर साहब, ये सवाल लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सेनेटर हैं। ये पिछले दिनों जो एक सेनेट ने एक बिल पास किया ना कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन और सेनेटर्स की जो मराहत के हवाले से जो एक बिल पास हुआ, उसकी वजह से लोगों में ये बहुत एक सवाल पैदा हुआ है, एक रिएक्शन पैदा हुआ है कि अपने अखराजात कम नहीं करते, हमारे पे टैक्सों का बोझ डाले जा रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं मीर साहब। और मैं एक तो उस दिन था नहीं उस बिल में, दूसरा उस बिल को मैंने मनी बिल का हिस्सा नहीं बनाया। ये भी मैं आपको बता दूं कि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में आया था कि इस बिल को मनी बिल का हिस्सा बना दे, तो मैंने पॉलिसी डिसीजन दिया था कि कोई भी जो इस तरह के बिल हैं वो दोनों हाउसेज से पास होने चाहिए। और तीसरा ये है कि पार्टी का एक असूली फैसला है मुस्लिम लीग नून का कि हम इस बिल को नेशनल असम्बली में सपोर्ट नहीं करेंगे। और मेरे नज़दीक ये बिल अल्लाह ने चाहा तो असम्बली जब अपना मुद्दत पूरी करेगी 12 अगस्त 2023 को, तो उसके बाद ये बिल लैप्स हो जाएगा। तो ये बिल पाकिस्तान में अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारी अपनी पॉलिसी है जी, हमारी अपनी थिंकिंग है PMLN और गवर्नमेंट अलाइज की। ये मैं यानी आपको एक बड़ी अच्छी बात न्यूज़ दे रहा हूँ कि हम इस बिल को नेशनल असम्बली में पास नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में ये 12 अगस्त 2023 को ये बिल उसके बाद खुद ब खुद लैप्स हो जाएगा। और अगर आना भी होगा तो फिर नए सिरे से बिल सारा लेजिस्लेशन होगी। मैं समझता हूँ कि जो लोगों के रिएक्शन हैं, आई एम श्योर कि जिन्होंने भी ये बिल ड्राफ्ट किया था वो इस तरह का बिल दोबारा नहीं लाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल था, लेट्स बी फेयर। ओके जी। अच्छा, अब एक और सवाल है, मैं आपका वो आधा मिनट सवाल जवाब दे दूँ अखराजात वाला। तो ना हमारी मीर साहब डिफेंस में हमारी स्पेस है कि हम कम करें। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हम जिस रेशो में खर्च करते थे, कभी 1 से 6 होता था तो कभी 1 से, अब तो बहुत उनके ऊपर है। ये तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी कुव्वत दी हुई है, मिसाइली कुव्वत है पाकिस्तान। तो उस वजह से किसी की कोई बुरी निगाह इस तरफ नहीं पड़ सकती, वरना हमारा कन्वेंशनल बहुत बड़ा, तो उसमें भी आपकी गुंजाइश नहीं है। तीसरा आ जाता है आपका सिविल सर्विस को चलाने का, उसमें बहुत थोड़ी गुंजाइश है। और आपको याद होगा ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए थे चंद महीने पहले, वो मैंने अनाउंस किया कि अगले साल भी लागू होंगे। कोई नई परचेजेज, कोई नई गाड़ियाँ, कोई जहाँ अनलेस के कोई मेडिकल, कोई बस है स्कूल की या कोई एम्बुलेंस है इस तरह की, उसके अलावा हमने ये अगले साल की भी पॉलिसी मैंने बजट में अर्ज़ की थी। तो इसी तरह हम चलेंगे तो जो 2000 अरब से कम मीर साहब इंटरेस्ट पे मुल्क चलता था देख के सालाना 2017 में, वो आज 7300 अरब इस साल देने जा रहा है। ठीक है, इधर आपकी स्पेस जा रही है। अच्छा। और आपको याद है कि NFC का जो एक शेयर, जी बंगाली साहब चूंकि उसका हिस्सा थे, तो NFC का शेयर जो है ना, उसने भी एक फेडरल गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल दिया हुआ है कि जो पहले 57.5% यानी फेडरल गवर्नमेंट रखती थी, 5% उससे पहले अपनी कलेक्शन चार्जेस भी लेती थी, और जो बकाया बचता था 95 उसमें 42.5 उसका 92 सूबों को देती थी। वो उल्टा हो गया, आपको याद है जो पिछला NFC अवार्ड हुआ। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे अखराजात जो कॉमन हैं, मसलन आपकी सिक्योरिटी हमारी कॉमन है, वो सिर्फ इस्लामाबाद को दिफा नहीं करती ना, सिक्योरिटी डिफेंस एक्सपेंडिचर पूरे पाकिस्तान का करते हैं। हमें नए एनएफसी में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए स्पेस क्रिएट करने का। मैं 16-17 में कोशिश की कि एनएफसी नहीं हो चुका, लेकिन अभी भी हमें करना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा, अब एक सवाल है जी डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा का। देखिए, मेरा वजीर खजाना साहब से ये सवाल है कि अभी भी एक नए प्रोग्राम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और ये इसके बावजूद है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, हमारी रिसर्च के मुताबिक फॉरेन फंडिंग जो है पाकिस्तान में वो अनसस्टेनेबल हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अब मज़ीद कर्जे लेंगे तो हम उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि वजीर ख़जाना साहब फिर क्यों IMF के पास जाना चाहते हैं, जबकि IMF ने काफ़ी ख्वार करके पाकिस्तान को अभी तक पैसे भी नहीं दिए, हालांकि तमाम शर्तें मनवा ली। अच्छा, अब ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम गैर मुल्की कर्जे वापस करें, तो फिर हम मजीद कर्जे क्यों ले रहे हैं? एक तो ये है कि जैसे मैंने रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि जी वो IMF फाइनेंशियल ग्लोबल हेल्थ डॉक्टर है जो सर्टिफिकेट देता है कि ये मुल्क ऑन ट्रैक है, बिल्कुल ठीक उसके बाद सब आपसे डील करते हैं जी। अच्छा, उसकी वजह से हमें जाना पड़ा और हमने इसीलिए 9th रिव्यू। दूसरा भी मीर साहब, मैं बिलीव करता हूँ कि नो मैटर किसने की हो सॉवरन कमिटमेंट, वो पिछली हुकूमत हो, उसली पिछले जो भी हुकूमत हो, ये मुल्क की कमिटमेंट बन जाती हैं। और आपने देखा कि उन्होंने जाते जाते ना सिर्फ जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा नहीं किया, बल्कि जो कुछ पूरी की थी उसको रिवर्स कर दिया। हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी गैप बन गया। तो मोहतरम को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक दफ़ा हम जाएंगे, हमारा ये जो प्रोसेस शुरू होगा और साइकिल शुरू होगा, तो अल्लाह के फल से हमारा जो एक रुका हुआ है सारा कुछ इनफ्लो, उससे हमारी पोजीशन जो है वो नॉर्मल, जिसे मैं कहता हूँ बिजनेस एज यूजुअल। दूसरा, मैं आपके तवज्जुह से अपनी इस बहन को भी, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतना पेसिमिस्टिक ना सोचें। पाकिस्तान के कर्जे अगर $100 बिलियन हैं जो स्टेट ने अदा कर रहे हैं, अदायगियाँ स्टेट ने अदा नहीं करनी है, उसके रुपए मिलेंगे आपको। अच्छा, $100 बिलियन के अगेंस्ट आपके कम से कम $3000 अरब के एसेट्स हैं। प्लीज इसको माइंड में रखें। बिल्कुल 6000 बिलियन की एस्टिमेटेड एसेट्स की मैं उसको आधा करता हूँ कि 3000 तो है ना, कहाँ 100 अरब, कहाँ 3000। तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्वेंट मुल्क हैं, हम एक बिल्कुल खुदा न खास्ता कोई उसके करीब भी नहीं है, लेकिन हमारा लिक्विडिटी क्रंच है, हमारी कैश फ्लो की इशू है, इसको हम रिजॉल्व करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो ये महंगाई और जो अब ठहराव आया, जो गिरावट थी, अब इसको हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। 24वीं मईशत थी, 47वीं 5 साल में बना दी है, वापस 24 में जाके 20 में दाखिल होना है। ये अगले 10 साल का जो है ना जी मेजर चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक एजेंडा होना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, जो भी एक सवाल आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना बहुत जरूरी है। एक सवाल बहुत ही अहम है डॉक्टर साहब, और इस सवाल में से बड़े सवाल निकलेंगे। ये सवाल है जी वहाज सराज साहब का, जो नया टेल के CEO है जी। सवाल जी आपका। इस बजट में हुकूमत ने जो तनख्वाहदार तबका पर जो ऑलरेडी 35% टैक्स दे रहे थे, उसमें 2.5% का और इजाफा कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी माहाना तनख्वाह है उनके ऊपर ये इजाफी टैक्स लगेगा। तो जनाब वाला, पाकिस्तान में इस वक्त तो 32,000 रुपये माहाना तो मिनिमम वेज है, और एक जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट 3 या 4 साल एक्सपीरियंस के बाद वो बड़े आराम से 2 लाख रुपए की प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह ले रहा होता है। तो अब हुकूमत उससे जो तकरीबन 4-4.5 महीने की 1 साल की तनख्वाह है वो टैक्सों की मद में ले रही है, और जो बाकी तबकात हैं जो कि अपनी इनकम को छुपाते हैं, उनसे कोई टैक्स लेने का कोई निज़ाम नहीं है। रिटेलर्स जिनकी एक दिन की आमदनी जो है, छोटे छोटे रिटेलर्स की आमदनी 2 लाख से भी ज़्यादा है, वो 3,000 रुपया टैक्स देने को भी तैयार नहीं है, और वो हड़ताल कर देते हैं। तो जनाब वाला, इसहाक डार साहब से मेरा ये सवाल है कि इस नाइंसाफी को कब ख़त्म करेंगे? साहब, ये तनख्वाहदार तबके का सवाल है कि आप उन्हीं में बोझ डाले जा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट को बड़ा नहीं कर रहे अपना। मैं अर्ज़ करता हूँ, आप पे भी मुझे पता है एक्स्ट्रा बोझ डला है और आप खुशी से देते हैं, और मैं समझता हूँ हमें सबको खुशी से मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए। मीर साहब, ये बिल्कुल इन्होंने ये सही कहा कि बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस लोग हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो यानी नॉन टैक्स फाइलर हैं, उनको काबू करना। लेकिन टू बी फेयर टू FBR,
उन्होंने करीबन 12 लाख असेसीज इस साल बढ़ाए हैं। तो ये बहुत बड़ी इंक्रीज़ है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें मुश्किल हालात है और हम सबको पता है कि हम किस में गुजर रहे हैं पिछले एक साल से, और इस हुकूमत जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में बनी है, इसकी तो लेना देना नहीं है, तो इस्तवाई हुई थी जो हैंड ओवर हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि 2 लाख से ऊपर वालों की जो टैक्स स्लैब है उसमें 2.5% इजाफा हुआ है। जो 36 लाख वालों की जो टैक्स स्लैब थी उसमें 2.5% इजाफा हुआ है, यानी जो 3 लाख वाले हैं। जो 60 लाख वाले उससे जो 3 स्लैब में 2.5% इजाफा हुआ है। जो 60 लाख वाली जो 32.5 थी उसमें 2.5%, अभी जो 5 लाख महीना कमा रहा है अपने मुल्क के लिए 2.5% मैं समझता हूँ। और जो आपकी अपर लिमिट है अभी 35% है, मैक्सिमम आपकी लिमिट 35% है। 2.5% ये 3 जो मेजर स्लैब है, 12 लाख 2 लाख से नीचे जितनी स्लैब्स हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। आपको शायद ये सुन के हैरानगी हो कि पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा बजट जब पास शेयर किया गया तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, मेरी टीम के ऊपर ये बोझ था कि जी आप जो टैक्सेस रिकवर करें ये आसान तरीके, इसको आप बहुत बड़ी इंक्रीज आप सोच भी नहीं सकते। जितना हमने नेगोशिएट कर सके इनके हक में और मुल्क के हक में, ये सोचते हुए कि बाकी सैलरी जो है तनख्वाहदार तबका उसके बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो वो मीर साहब 1/6 भी नहीं है जो ओरिजिनल जो प्रपोजल। अच्छा, चले इससे ज़्यादा फिर मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी डिस्कशन आप पब्लिक नहीं कर सकते, जेनरली वो एक मॉरल मेरे ऊपर बाइंडिंग है, पर बिलीव मी हमने जो कुछ कर सकते थे किया। ये टोटल सैलरीड क्लास का, ऑल तो बड़े वो बहुत बड़े दे द रेगुलर पेयर, आप उसमें शामिल हैं। ये टोटल क्लास का टोटल बोझ जो पूरे साल में पड़ेगा, पूरी सैलरी क्लास में सिर्फ 15 अरब रुपए का रेवेन्यू इसमें जनरेट होगा। अच्छा, अब एक ज़िमनी सवाल, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक ज़िमनी सवाल, जी क्या ये बात दुरुस्त है कि इस दफ़ा आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कुछ ना कुछ इजाफा तो किया है लेकिन जज साहिबान की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ? मीर साहब मेरा ख्याल है ये, बहरहाल मैं आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देना पड़ेगा। ये एक तो हमने 1 से 17 तक की, आपको याद होगा उनके 35% उनको इजाफा दिया था। वो बहुत, उनकी जो सैलरी क्लास है बहुत बोझ में है, और बेसिक पे दिया था। जो 18 से 22 है उसको 30% दिया था, बेसिक पे दिया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपने कहा कि मुझे कई ये मैसेजेस भी आए हैं कि जी आप, वो लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे को खुदा न खास्ता हम जुडिशरी के साथ नहीं है या हमें कोई जुडिशरी से को गिला है। आपकी इतला के लिए मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये उनकी सैलरी जो अब यानी फाइनल जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, और वो जो है ये प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं और रिकमेंड करते हैं। तो हमने ऑलरेडी फाइनेंस ने, लॉ मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए चूँकि रूट होता है ये सारा, तो हमने 20% इजाफे की समरी भेज दी हुई है, और उम्मीद है कि उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी 30 जून तक, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पे भी होगा वही रेट जो उनकी बेसिक सैलरी होगी उसके ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पे भी वही होगी 20% बेसिक सैलरी के, वो अलाउंसेस पे नहीं, वो वही होगी जो भी उनकी एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी है। आप हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 20% इजाफे की समरी आपने भेज दिया है। जी मैं भेज चुका जी, वो इन प्रोसेस है, और वो मेरी मिनिस्ट्री से जा चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर चूँकि अभी आउट स्टेशन है, तो वो वंस प्रेसिडेंट साहब के जाएगी तो एडवाइस उनकी अमल होता है जी। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 30 जून से पहले ये इट विल बी डन, क्योंकि सबकी जो इफेक्टिव है 1 जुलाई से है जी। ठीक तो उनको भी 1 जुलाई से जो इंक्रीज है, और ये बात उनकी डॉक्टर साहब आप वज़ीर ख़ज़ाना, तो ये बात दुरुस्त है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तनख्वाह जो है वो अरकान पार्लियामेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, इन सबसे ज़्यादा होती है? इसीलिए इस इजाफे को एज़ कम्पेयर टू कॉमन मैन, क्योंकि उनका तो हमने किसी का इंक्रीज़ नहीं किया, आपको पता ही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉमन मैन हमने 30-35 नहीं रखा, 20%। उनको भी बेसिक का 30% दिया 18 से 22, जो उस 18 से नीचे 1 से 17 उनको 35,
बेसिक का, और इनको 20% बेसिक का, जो समरी मैंने भेजी है जी। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर उसको एक दफ़ा भेजेंगे तो सदर मोहतरम उसको करके तो नोटिफाई हो जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल वी आर फेयर जी, वी आर अच्छा फेयर। बिल्कुल ठीक है सर। एंड मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, और ब्रेक के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज हम बात करें वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब से। और डार साहब ने वक्फे से पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह में इजाफे की समरी भेज दी गई है, 30 जून तक ये मंजूर हो जाएगी। अब डार साहब से डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब जो हैं ये एक ना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि जो बजट में रिवीजन हुई हैं ये इसीलिए हुई कि हम IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर लें और IMF की नामा रिव्यू मुकम्मल कर पाएँ। उससे पहले आपने फरमाया था कि एक प्लान बी हुकूमत के पास मौजूद है अगर IMF के साथ डील नहीं होती, तो क्या वो प्लान बी अभी भी मौजूद है? क्या अब IMF का अगर आ जाती है ये डील तो उसको हम रोल आउट कर रहे होंगे या नहीं? और अगर आप थोड़ा सा ये भी हमें एतमाद में ले लें कि वो प्लान बी है क्या था, ताकि उसके कुछ खदोखाल का पता चल सके। जी आपका प्लान बी जी कोई है या नहीं है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी। आपने पहले अनाउंसमेंट की तो आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस में उसमें शामिल हैं जी उस इंक्रीज में। अच्छा। तो ये तमाम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ऑफ तमाम हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिस, उसकी 20% है बेसिक सैलरी को। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपने अभी कहा। जहाँ तक ये आबिद सुलहरी साहब का सवाल है, एक तो ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल नौवा रिव्यू क्या हमने बजट जब कर लिया, मेरे नज़दीक जो मेरा आर्गूमेंट है कि एक तरफ नौवा रिव्यू 30 जून तक, दूसरी तरफ हमने बजट कर लिया जो कि हर चीज़ को समेट के आपने ले जाता है, क्योंकि उसमें ये जो साल इस वक्त क्लोज हो रहा है उसमें रिवाइज नंबर सारे आ जाते हैं। तो वर्चुअली तो टेक्निक स्ट्रिक्टो सेंसो वो एक प्रोसेस होता है वो तो नहीं है, बट मेरे नज़दीक एज फाइनेंस का जो मेरा बैकग्राउंड है तो 10वां 11वां इसमें हो गया। तो इसलिए बजाय ये कि नौवां रिव्यू 30 जून तक हो और हमें वो पैसे मिले और प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान का जो ये प्रोग्राम था उसमें करीबन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 2.6 बिलियन अभी रफली ये आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान को करीबन 3.5 बिलियन मिला हुआ है, करीबन 2.5 बिलियन के करीब 2.5-6 ये हमारा अभी नहीं मिला। ये 3 रिव्यूज़ थे, 9वां 10वां 11वां। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि वी शुड फाइंड ए मैकेनिज़्म जिसमें हमें ये पाकिस्तान को ये सारी रकम मिले, बजाय ये कि आपको एक रिव्यू मिले और उसके पैसे मिले और बाकी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और फिर इलेक्शन और उसके बाद फिर हम नए सिरे से पाकिस्तान को प्रोग्राम देखें। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आबिद साहब ने जो फरमाया कि प्लान बी, देखिए प्लान बी की उस वक्त ज़रूरत होगी जब IMF अगर नहीं देगा, चूँकि आपकी सारी जो जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं MDIs या IFIs इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका अगर वो आपसे कारोबार बंद कर दें, आपको प्रोग्राम लेंडिंग बजटरी सपोर्ट बंद कर दें, सिर्फ प्रोजेक्ट लोन, उस सूरत में तो यू नीड अ प्लान बी। और वो प्लान बी बिल्कुल तैयार है, बट इट विल बी मुनासिब गैर मुनासिब होगा कि वो ना मैंने आगे भी मुझे 1-2 दफ़ा ये पूछा गया, वो मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि उसको मैं रोल आउट ना करूँ और अल्लाह करे कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, बिजनेस एज यूजुअल हम चलें। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ मीर साहब, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ नौमा रिव्यू कंक्लूड होकर उसके पैसे 30 जून तक में यानी फाइनलाइज हो, बल्कि हम जो बैलेंस है उसका कोई मैकेनिज्म निकाले। उसमें हो चुकी है, अगेन ये ज्यादती होगी कि अगर मैं, चूंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है जी, प्रोटोकॉल आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ है वो आप पब्लिक में बात नहीं कर सकते। तो आई थिंक कौम को अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक आपने अल्लाह अगर हमें कामयाब कर दिया, आपने ऐलान किया था कि 30 जून तक जो बल्क स्टोरेज की फैसिलिटी है वो ऑयल की, पाकिस्तान के अंदर ही बल्क स्टोरेज की फैसिलिटी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए वो हो जाएगी। तो अब तो 30 जून करीब आ गया, तो उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मीर साहब, आप आपके प्रोग्राम में आने से पहले आप बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं, आपने बड़ी तैयारी की होती है। इससे कोइंसिडेंस कि आज ही ECC मैंने एक एमरजेंट ECC की है आज 2-3 घंटे पहले।
अच्छा। और उसमें मेजर एजेंडा मेरा यही था कि आप वाली बात, चूँकि मैंने फ्लोर पे कहा था, जैसे आपने कोट किया मुझे, कि ये बल्क स्टोरेज जो बॉन्डेड स्टोरेज फैसिलिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, ये हम 30 जून तक कर देंगे, ये मेरी कमिटमेंट थी। जैसे मैंने शरिया कंप्लाइंट सेविंग 4 प्रोडक्ट्स का कहा था, वो जो कल गुजरा है मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1 जुलाई से वो अवेलेबल होंगे आवाम को, सूद फ्री इस्लामिक प्रोडक्ट्स, 4 नेशनल सेविंग सेंटर्स। इसमें भी आज हमने इस पे पूरी अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ईसीसी में इसको फैसले करके, तो ये पॉलिसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल हो गई है। इसके मिनट्स अभी मेरे अगले 2-3 घंटे में मेरे पास आ जाएंगे। उसको एज ईसीसी चेयरमैन मैं उसको अप्रूव करूँगा। 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे कैबिनेट की सर्कुलेशन, अगर बाई सर्कुलेशन अप्रूवल हुई उसके बाद ये पॉलिसी पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगी। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 30 जून से पहले जो मैंने पार्लियामेंट में वादा किया था, मीर साहब इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत होगा। अभी आपकी एलसीज होती है, जितना हमें पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से क्रंच में गुजर रहे हैं, आपकी एलसीज जो खुलती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और बाहर उनको कन्फर्मेशन स्पेशल करवाते हैं, 5 से 7% उस पर एक अलहदा खर्चा होता है, फिर आप 3 हफ्ते इंतज़ार करते हैं रफली जो कार्गो पहुँचता है। अगर यहाँ हमारी यानी ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली ये था जी हम करें, तो उनको बॉन्डेड चाहिए था। बॉन्डेड मीन कि वो कस्टम ड्यूटी उस वक्त देंगे जब वहाँ वो उसको बेचेंगे। बॉन्डेड का मकसद ये होता है बॉन्डेड स्टोरेज का कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है ये किसी और की प्रॉपर्टी है। जब वो हमें देगा, जब पाकिस्तान कोई भी उसको ऑयल कंपनी खरीदेगी, पीएसओ खरीदेगा, तो उसको तो वो उसको हम अपने ड्यूटी, अपने सारे चार्जेस उससे कलेक्ट कर लेंगे, और एफबीआर जो उसको मॉनिटर करता है जी। तो ये आज पॉलिसी हो गई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई अगले 2-4 घंटे में जब मिनट्स आ जाएंगे, जो अब बन रहे होंगे भी अप्रूव हो जाएंगे, तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब को मैंने स्पेशली आज रिक्वेस्ट की थी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कल प्रेस में इसकी पूरी तफसील शेयर करें। तो उम्मीद है कि कल मैं उनको कहूँगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी तफसील शेयर करें और अपनी वेबसाइट पर भी डाल दें इस पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने वक्फा लेना है और छोटे छोटे सवाल हैं, बस वो 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, वो वक्फे के बाद करूँगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से बात करें। डार साहब, जो रूस का जो तेल बरदार जहाज़ था, एक जहाज़ आया 11 जून को, एक और जहाज़ जो है वो आज भी पहुंच गया है। तो ये रूस से हम इतना तेल मंगवा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कोई पेट्रोल की कीमत में कोई कमी का कोई हम उम्मीद करें? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, ये आपको पता है मीर साहब, ये प्रोसेस होता है ये पहले रिफाइनरी में प्रोसेस होगा जी, इसमें से वो फिर वो उसको सर्टिफाई करेंगे, और ये इसमें फर्नेस ऑयल भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। तो ये अभी हमारी प्राइस मैकेनिज्म, तो आपको मीर साहब अच्छी तरह पता है कि 15-15 दिन की जो इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स हैं उसकी एवरेज, और जो रुपया जिस तरह उनके जो रेट्स होते हैं उसकी बुनियाद पे प्राइस फिक्स होती है हर 15 दिन के बाद। और हमने बड़ी कोशिश की पिछले 1 महीने में 35 रुपये डीजल सस्ता किया, पेट्रोल 20 रुपये सस्ता किया, 17 रुपये लाइट डीजल ऑयल सस्ता किया, केरोसिन ऑयल 12 रुपये सस्ता किया। तो मैंने जो मूवमेंट्स ऑब्जर्व की हैं अभी तक, वो उसमें कोई मेजर वेरिएशन नहीं है। ठीक है ना इंटरनेशनल प्राइसेस में। एक सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि आपकी कुछ मीटिंग्स को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आपने ये जो पीएई के जहाज़ों की यूरोप और अमेरिका में एंट्री पर पाबंदी लगी हुई है, इसके बारे में भी एक कमेटी की मीटिंग्स आप कर रहे हैं, कोई इस बारे में अच्छी खबर मिलेगी हमें? हमारे जहाज़ों पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी? काश के ये पिछली हुकूमत में मीर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना एक वज़ीर स्टेटमेंट न देता कि हमारा जो है ना नेशनल कैरियर जो है पीआईए, उसको ग्राउंड कर दिया जाता। मैं अब उस तफसील में नहीं जाता, आपको भी पता है, आपके व्यूअर्स को भी पता है। अब वो मुल्क ने भुगता है इतना लंबा अरसा, इसके इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। अभी जो उनसे बात हो रही है, इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके, मैं एक कमेटी पीएम ने बनाई है, वो उसका मैं हूँ, उसको चेयर कर रहा हूँ या कन्वीनर कह लें। उसमें हमारे एविएशन के मिनिस्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी एविएशन भी है, डीजी एविएशन भी है, उसमें सारे स्टेक होल्डर है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी है। तो ये हम अब उनसे फाइनल एक इंस्पेक्शन है जी जुलाई में, उसके लिए इंटरनेशनल लॉज के तनाजुर में उनकी डिमांड है कि आप अपना जो सिविल एविएशन का जो लॉ है उसको आप इन लाइन करें और अमेंड करें।
उस अमेंडमेंट के लिए भी मैं कई मीटिंगें कर रहा हूँ। मैं तो चाहता था कि एक दो सब कंक्लूड हो जाए तो फिर खुशखबरी प्राइम मिनिस्टर दें, तो लेकिन आज भी हमारी बाई द वे मीटिंग थी। आज सुबह से जो मीटिंग शुरू हुई है, ECG थी, एक्निक थी, ये भी मीटिंग थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद हम वो जो लॉ जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो दे दें और वो जुलाई में अपनी इंस्पेक्शन कर लें, क्योंकि अगर हमने जुलाई की स्लॉट ना यूज़ की तो फिर वो कहते हैं 1 साल के बाद आपकी बारी आएगी। अच्छा। वो इंटरनेशनल बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। अगर इंशाअल्लाह ये दोनों काम हो जाए, जो कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, आज की मीटिंग के बाद हम जो लॉ अमेंडमेंट कर लें, हम उनकी इंस्पेक्शन जुलाई को होने दें, सितंबर से अल्लाह के फल से आपकी यूके की फ़्लाइट्स PA की शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपकी खुल जाएगा रास्ता US की, यूरोप की। आपको 71 बिलियन रुपीस का सालाना रेवेन्यू लॉस हुआ है जब से उस गैर जिम्मेदार ये बड़ी अच्छी खबर आपने हमें सुना दी, हुकूमत में जो बयान दिया। बड़ी अच्छी खबर आपने सुना दी। इंशाअल्लाह आज अच्छी खबरें सुनाने का दिन है, क्योंकि आखिरी वफात हो रहा है, हज हो रहा है। मीर साहब, आखिरी सवाल, ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे दे रहे हैं आप? नहीं, लीज पे नहीं दे रहे। अच्छा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम आउटसोर्स कर रहे हैं और दुनिया में जितनी बड़ी एयरपोर्ट्स है उसकी मैनेजमेंट होगी, उसमें आपकी रौनक और बदल जाएगी। इसका हीथ्रो एयरपोर्ट भी जो है वो इसी तरह चल रही है, आउटसोर्सिंग उसे कहते हैं। आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होगी। वो सारी दुनिया को जो ये स्पेकुलेशन जी एक किसी कंट्री को दे देंगे दूसरी को नहीं, उस पर हम बिड्स मांगेंगे। और चूँकि ये स्टैब्लिश प्रैक्टिस हो चुकी है, कतर है, आपका अपना हीथ्रो है, बहुत बड़ी बड़ी एयरपोर्ट दुनिया में। और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसकी इम्प्रूवमेंट, आपकी मैनेजमेंट, उसकी आपकी ट्रैफिक, उसके सारे का सारा आपको एक नया माहौल नज़र आएगा, उसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान का। तो ये हमने जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र इस हुकूमत में जिसको चुना, आप कोई सस्ता भी चुन सकते थे या कोई नामालूम या कोई कम इम्पोर्टेंट, IFC को चुना हुआ है, विच इज़ वर्ल्ड बैंक की सब्सिडी, आप भी जानते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके साथ मेरी कल डिटेल में मीटिंग बाई द वे हुई है, पूरी कमेटी, वो भी एक कमेटी है, उसको भी ये खादम कन्वीनर है। तो तकरीबन 50 के करीब कमेटियों के आप सरबराह हैं, 50 के करीब। कभी होते थे मीर साहब, आप जब नज़र करम करते थे वो 20, 14, 15, 16 में, लेकिन काफ़ी तादाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। अच्छा। तो कल हमारी हुई है, उस पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जी, ये पाकिस्तान के मीर साहब बहुत अच्छा होगा। चले। आपकी बिल्कुल इसकी शक्ल बदल जाएगी, आपकी एयरपोर्ट और इसके सर्विसेज और हर चीज़। सबसे पहले एक एयरपोर्ट करेंगे तीन में से जी एक, उसके बाद फिर दूसरी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस असम्बली का टेन्योर 12 अगस्त तक है, तो उससे पहले मैं एक 3 जुलाई को मीटिंग टेंटेटिव उनसे रखी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, उसके बाद एक 8 जुलाई को रखी है, और फिर कोशिश है कि 7 अगस्त तक बिड्स आ जाए, कौम देख ले कि जी ये हुकूमत कितनी सीरियस है इन कामों को सॉर्ट आउट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।